हेलो दोस्तों, बालाजी क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे PS6 पेपर कोड है। PS6 VM कोटा का एग्ज़ाम है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है जिसका समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय है। पेपर कोड है PS06। पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का 6 भाग है जिसका एग्ज़ाम अभी है। VM कोटा एग्ज़ाम 2025। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी संवाद से क्या त्राप्य है? दक्षिण संवाद से क्या त्राप्य है? तो उत्तर है दक्षिण संवाद से तात्पर्य कि विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच सहयोग, जो आमतौर पर वैश्विक दक्षिण के रूप में जाने जाते हैं। यह सहयोग तकनीक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में हो सकता है। इसका उद्देश्य आपसी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? निःशस्त्रीकरण करता है हथियारों को कम करना, सीमित करना, समाप्त करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य हथियारों की होड़ को रोकना, युद्ध के खतरों को कम करना और मानवता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना। निःशस्त्रीकरण अर्थ है हथियारों को कम करना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो उत्तर है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। इसका परीक्षण का कोड नेम इस्माइल बुद्धा था और यह राजस्थान के पोखरण में किया गया था। यह परीक्षण भारत के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसने परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में ला दिया। अगला क्वेश्चन है, CTBT का अर्थ क्या है? पूरा नाम? तो CTBT का पूरा नाम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल टेस्ट बैन थ्रेटी कहते हैं। यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण, विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना है, चाहे वे नागरिक उद्देश्य के लिए ही हो या सैन्य उद्देश्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के कोई 4 मूल सिद्धांत बताइए। तो भारतीय विदेश नीति के कोई मूल 4 सिद्धांत बताइए। ये 5 सिद्धांत होते हैं भारतीय विदेश नीति के। पहले है दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के लिए पारंपरिक सम्मान। दूसरा, परस्पर गैर आक्रमणता। तीसरे, परस्पर गैर हस्तक्षेप, समानता और पारंपरिक लाभ और शांतिपूर्ण से अस्तित्व। दूसरा, वसुधैव कुटुंब, विश्व एक परिवार है, इससे संबंधित हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, सार्क से आप क्या तात्पर्य है? सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संस्कृत रूप है। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों के एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग, विकास को बढ़ावा देना है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों के क्षेत्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड 2। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के तहत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इस बात में है कि हमें विभिन्न देशों के बीच
के समझना उनकी नीतियों और वैश्विक मुद्दों को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से हमें युद्ध और शांति, सहयोग और संघर्ष और विभिन्न संस्कृतियों के बीच बातचीत जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें यह समझने में मदद करती है कि विभिन्न देश एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं और कैसे संघर्ष करते हैं। यह हमें विभिन्न देशों के विदेश नीतियों, उनके राष्ट्रीय हितों और उनकी शक्ति, गतिशीलता को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते शांति, सुरक्षा, विकास, मानव अधिकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों के सक्रिय रूप योगदान देता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विकासशील देशों के हितों की वकालत की है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े योगदानकर्ता में से एक है। भारतीय सैनिकों ने दुनिया भर में कई शांति अभियानों में भाग लिया है, जिनमें मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका शामिल हैं। भारत विकासशील देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका का विवेचना कीजिए। उत्तर है, दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका को क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है। सार्क दक्षिण एशिया देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने, आर्थिक विकास को गति देने और आपसी संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, बालाजी क्लासेस वीडियो। अगला क्वेश्चन, रूस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। रूस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय हितों को प्राथमिक, बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को सक्रिय भूमिका। रूस एक स्वतंत्र व्यवहारिक विदेश नीति का पालन करता है जो समानता, पारंपरिक सम्मान और पारंपरिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। रूस अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों का सबसे ऊपर रखता है, जिसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास, वैश्विक प्रभाव शामिल हैं। रूस ऐसे बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है जहाँ कोई भी देश या गुट वैश्विक मामलों में हावी न हो, विभिन्न देशों के बीच का संतुलन बना रहे। रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करने की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संधियों का सम्मान करता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष तथा तनाव उत्पन्न करने वाले मूल कारक बताइए। तो उत्तर है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और तनाव के कई मूल कारक हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख कश्मीर का मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद, ऐतिहासिक अविश्वास। इन कारणों के दोनों देशों के बीच कई युद्धों और सैन्य संघर्षों का जन्म लिया है, आज भी तनाव का मुख्य स्रोत बने हैं। इन सभी का विस्तार से है। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर पर दोनों देशों का दावा है कि यह विवाद दोनों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। भारत कश्मीर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखता है, जबकि पाकिस्तान एक छोटे हिस्से पर। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुके हैं और सीमा पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं और सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन भारत में हमले करते रहते हैं, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और बड़ा है। लश्कर-ए-तैयबा
और जोश ए मोहब्बत जैसे संगठनों के ने भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें भारत पाकिस्तान संबंधों को तनाव और बढ़ गया। और ऐतिहासिक अविश्वास 1947 में भारत के विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास की भावना है। विभाजन के दौरान हुए हिस्सा और विस्थापना के दोनों देशों के लोगों को दिलों में गहरे घाव छोड़े हैं, जिससे दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के वीटो पावर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को वीटो प्राप्त करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि किसी भी गैर प्रक्रिया प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही बाकी सभी सदस्य उसके पक्ष में मतदान करें। यह शक्ति संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 27(3) में निहित है। वीटो करता है मैं निषेध करता हूँ या मैं मना करता हूँ। वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, भले ही अन्य सभी सदस्य उसके पक्ष में हो। और प्रक्रिया मामले में वीटो नहीं है, तो प्रक्रिया मामले में वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि बैठकों का एजेंडा बदलना, किसी गैर सदस्य को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना। वीटो का महत्व, वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एक विशेष भूमिका निभाती है। वीटो का प्रभाव, वीटो का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका प्रयोग कई बार विवादों का कारण भी बनता है। वीटो की आलोचना की जाती है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई को बाधित कर सकती हैं, खासकर उन मामलों में जहां स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ होते हैं। और वीटो का समर्थन है, वीटो शक्ति का समर्थन करने वाले लोग तर्क देते हैं कि स्थायी सदस्य को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने की अनुमति देता है और यह संयुक्त राष्ट्र को एक तरफा कार्रवाई करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख चुनौती का विवेचन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख चुनौती का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है सुरक्षा चुनौतियां जैसे आतंकवाद, परमाणु प्रसार, साइबर युद्ध, आर्थिक चुनौतियां जैसे वैश्विक असमानता, व्यापार, युद्ध और वित्तीय संगठन, पर्यावरण चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रकृति आपदाएं और राजनीतिक चुनौतियां जैसे मानव अधिकारों को उल्लंघन, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून। पहली सैन्य, संचार और भाषाई अंतर से संबंधित हैं, जो देशों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि देशों के समान भाषा नहीं है तो उनके लिए प्रभावी ढंग से संवाद करना, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना मुश्किल हो सकता है। इससे गलतफहमी में और संघर्ष पैदा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैश्विक आतंकवाद एक जटिल समस्या है जो दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करती है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो हिंसा और भय के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है। आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता और धार्मिक कट्टरता। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। वैश्विक आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हिंसा और भय के मध्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। यह एक जटिल समस्या है जो दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करते हैं।
सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करती हैं। और अगला है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है विश्व राजनीतिक पर शीत युद्ध के समाप्ति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के समाप्ति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीतिक में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं द्वितीयता का अंत, वैश्वीकरण का वृद्धि, नए क्षेत्रीय संगठन का उदय, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भूमिका बदलाव। तो उत्तर है अगला है पॉइंट शीत युद्ध की समाप्ति के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो है द्वितीयता का अंत है। शीत युद्ध ने विश्व को दो प्रमुख गुटों में विभाजित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवाद गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ यह द्वितीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। और आगे है वैश्वीकरण में वृद्धि। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। व्यापार में निवेश और सूचना का प्रवाह तेजी से बढ़ा, जिससे दुनिया भर के लोगों के बीच अधिक जुड़ाव हुआ। अगला है नए क्षेत्रीय संघर्षों का उदय। नए क्षेत्रीय संघर्षों का उदय। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई नए क्षेत्रीय संघर्षों का उदय हुआ, जैसे कि सोमालिया, रवांडा और युगोस्लाविया में संघर्ष। यह संघर्ष अक्सर जातीय, धार्मिक, राजनीतिक कारणों से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में बदलाव क्या हुआ। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में बदलाव आया है। संयुक्त राष्ट्र को अब अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और शांति स्थापित करने और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है। और अन्य कौन कौन से प्रभाव हैं वो भी देखते हैं। तो पहला है अन्य में लोकतंत्र का प्रसार। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई देशों में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। पूरी यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई। आर्थिक सुधार। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई देशों में आर्थिक सुधार हुए। इन सुधारों में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण शामिल थे। और अगला है सैन्य खर्च में कमी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई देशों ने सैन्य खर्च में कमी है। यह कमी शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ के कारण होने वाले तनाव की कमी के कारण हुई है। शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व राजनीति में नए युग की शुरुआत की। इस युग में बहुध्रुवीयता, वैश्वीकरण और क्षेत्रीय संघर्षों का उदय जैसी नई प्रवृत्तियों की प्रमुख थी। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कैप्लान की व्यवस्था सिद्धांत पर परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है मार्टिन कापलान की व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को एक प्रणाली के रूप में देखा, जिसमें राज्य एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उनकी क्रिया प्रणाली की संरचना से प्रभावित होती हैं। कापलान ने विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की पहचान की, जैसे कि शक्ति संतुलन प्रणाली, द्वितीय ध्रुवीय प्रणाली, सार्वभौमिक प्रणाली। प्रत्येक की अपनी विशेषता और नियम है। तो व्यवस्था सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को एक प्रणाली के रूप में देखना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को एक प्रणाली के रूप में देखना है
कापलान का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एक प्रणाली है जिसमें राज्य एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, ये दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला है संरचनात्मक कारक। इनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना जैसे कि शक्ति का वितरण राज्य के व्यवहारों को प्रभावित करता है। अगला है प्रणालीगत नियम। प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अपने नियम होते हैं जो राज्य की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। स्थिरता और परिवर्तन। कापलान ने यह भी माना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रणाली के नियम और संरचना कैसे संरचित हैं। अगला है समालोचना है। कापलान के व्यवस्था सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका सिद्धांत बहुत अधिक संरचनात्मक है और राज्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक का पर्याप्त के रूप में ध्यान नहीं रखता है। दूसरा तर्क है कि उनके द्वारा पहचानी गई प्रणाली बहुत विशिष्ट हैं, वास्तविक दुनिया के जटिलताओं को पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं करती हैं। कुल मिलाकर कापलान की व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में व्यवस्थित विश्लेषण के विकास में मदद की। और अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत की विदेश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है, भारत की विदेश नीति को आलोचनात्मक समीक्षा में कई पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। एक और भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कुछ आलोचनाएं भी हैं जो उसकी प्रभावशीलता और दिशा पर सवाल उठाती हैं। अगला सकारात्मक पहलू। राष्ट्रीय हितों की रक्षा। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना रहता है, जिसमें आर्थिक विकास, सुरक्षा, वैश्विक प्रभाव शामिल हैं। अगला है क्षेत्रीय स्थिरता। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की है और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है वैश्विक स्तर पर प्रभाव। भारत के उभरती हुई महाशक्ति के रूप में है वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ उठाने वाले और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम रहा। गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया और विभिन्न गुटों से दूर रहने की कोशिश की। आर्थिक कूटनीति। भारत ने अपनी विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया और व्यापार, निवेश, विकास सहायता के माध्यम से अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। अगला है नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू है, इनसे आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। नीति निर्माण में चुनौतियाँ। भारत की विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, नौकरशाही बाधाएँ। भविष्य की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? भारत को भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, वैश्विक महामारी। अगला है सीमा विवाद। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद का सामना करना पड़ रहा है,
जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं। आर्थिक असमानता। भारत में आर्थिक असमानता एक गंभीर समस्या है और यह विदेश नीति को प्रभावित कर सकती हैं। अगला है मानवाधिकारों के मुद्दे। भारत के मानवाधिकारों के मुद्दे पर भी आलोचना का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से कश्मीर में। निष्कर्ष है, भारत की विदेश नीति एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें कई सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। भारत को अपनी पहली विदेश नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसने अपने चुनौतियों का सामना करना होगा और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार अपनी नीतियों का समायोजित करना होगा। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह पार्ट सेकेंड था, एक पहले क्लास ले चुके हैं, वो पिछली वाली क्लास भी ज़रूर देखें और यह क्लास भी ज़रूर देखें। यह पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। यह पॉलिटिकल साइंस PS 6 है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और पिछली क्लास ज़रूर देखें।